कि माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे उत्तम है। उसमें सब कुछ है जो इस न्यूबॉर्न बेबी को चाहिए। उसने सिर्फ रोना है, दूध पीना है और सोना। और इसके ये जो 3 चीज़ें हैं, इनको हमने प्रोवाइड करना है। दूध बनने का प्रोसेस प्रेगनेंसी में नहीं होता। दूध बनना बच्चे के पैदा होने के बाद ही होता है। जब बच्चा मांगे उसे दूध दिया जाए, जिसे हम डिमांड फीडिंग कहते हैं। माँ को पानी, लिक्विड्स 20 से 22 ग्लास पीने, 4 से 5 लीटर पीना ज़रूरी है। अगर माँ पानी नहीं पिएगी, दूध नहीं उतरेगा। नमस्कार, सेहतनामा में आज बात न्यूबॉर्न बेबी के फीडिंग पैटर्न्स पर सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर महेश हीरानंदानी जी हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। सो बच्चा पैदा हुआ और रोता ही रहता है। माँ को लगता है कि इसे भूख लगी है और उसे दूध दे दिया जाता है। तो फीडिंग पैटर्न्स क्या होने चाहिए? कब न्यूबॉर्न जो अभी 1 दिन का है, हफ्ते का है, महीने का है या 2-3 महीने तक, तो कैसे पैटर्न बनते? फीडिंग पैटर्न क्या होने चाहिए? सही क्या है? वंस अगेन शुरुआत, न्यूबॉर्न बेबी सृष्टि का सबसे डेलिकेट क्रीचर। उसकी ज़रूरतें रोटी, कपड़ा और मकान। और तो आज हम रोटी के बारे में बात कर रहे हैं, विच इज़ ब्रेस्ट फीडिंग। और कहा गया है कि माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे उत्तम है। उसमें सब कुछ है जो इस न्यूबॉर्न बेबी को चाहिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, इम्यूनिटी के लिए। तो एक संपूर्ण आहार है बच्चे के लिए। न्यूबॉर्न बेबी, उसके जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं बड़े क्लियर है। उसने सिर्फ रोना है, दूध पीना है और सोना है। इसके अलावा उसको कोई चौथी चीज़ नहीं आती। वो हंस भी नहीं सकता, ना आपसे बात कर सकता है। तो हमें ये समझना है और इसके ये जो 3 चीज़ें हैं, इनको हमने प्रोवाइड करना है। कहा गया है जैसे ही बच्चा पैदा होता है, कुछ मिनटों में ही उसे माँ का दूध मिलना चाहिए, जो कि हमने अपने पिछले सेशंस में गोल्डन आवर के बारे में बात की है। क्योंकि जैसे ही माँ से बच्चा अलग होता है तो उसकी सारी सप्लाई न्यूट्रिशन की ख़त्म हो जाती है। कुछ मिनटों में ही उसे एनर्जी चाहिए, जो कि उसे माँ के दूध से मिलती है। ये भी कहा गया है अगर हम किसी भी न्यूबॉर्न बेबी को, वेदर वो नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हो या सिजेरियन से पैदा हो, माँ का दूध लगा दें पहले घंटे में, बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, बच्चे का हार्ट रेट स्टेबलाइज हो जाता है, माँ की रिकवरी में ये मदद करता है और एक बढ़िया बॉन्डिंग होती है माँ और बच्चे के बीच में। साइंस ने इसे प्रूव कर दिया है। इसके बाद आ गई, जब बच्चा पहला घंटा निकाल चुका है, उसे माँ का थोड़ा बहुत दूध मिला है। कई माएँ कहती हैं कि ये दूध तो कुछ बूंदें ही आया, क्या ये पर्याप्त है? बिल्कुल इनफ है। पहले 24 घंटे में बच्चा काफ़ी समय तक सोता ही रहता है, शायद 22 घंटे सोए वो। उठता है, माँ दूध लगाती है, थोड़ी देर बच्चा सक करता है, सो जाता है, फिर जागता है और ये साइकिल चलता रहता है। पहले हफ्ते में माँ को समझना है कि मैं इस बच्चे को किस तरह, कितना, कितनी देर बाद दूध दूँ। माँ की बॉडी रिकवर हो रही है, उसे न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, उसे पानी की ज़रूरत है, जिससे कि दूध बनना शुरू हो। दूध बनने का प्रोसेस प्रेगनेंसी में नहीं होता। दूध बनना बच्चे के पैदा होने के बाद ही होता है। वो सब हार्मोन जो दूध बनने के लिए चाहिए, वो बच्चे के पैदा होने के बाद ही एक्ट करते हैं। और बच्चा तो दूध 2 घंटे पे ही मांग रहा है। तो ऐसे में क्या किया जाए जिससे कि माँ का दूध बढ़िया उतर पड़े? सबसे पहले गोल्डन आवर फीडिंग। नंबर 2, जब बच्चा मांगे उसे दूध दिया जाए, जिसे हम डिमांड फीडिंग कहते हैं। नंबर 3, माँ को पानी, लिक्विड्स 20 से 22 ग्लास पीने, 4 से 5 लीटर पीना ज़रूरी है। क्योंकि अब ये माँ 2 इंसान, 2 ह्यूमन बींग्स के लिए पानी पी रहे हैं। अगर माँ पानी नहीं पिएगी, दूध नहीं उतरेगा। नंबर 2 हिदायत, हर सवा घंटे बाद 1 ग्लास पीना है। और ये एक साइकिल है, क्योंकि दूध एक फैक्ट्री में बन रहा है जहाँ पानी एक रॉ मटेरियल है और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कोई माँ अगर 6 घंटे पानी ना पिए, अगले 6 घंटे दूध नहीं मिलेगा, बच्चा चिल्लाता रहेगा। तो ये माँ को सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। उसे हर सवा घंटे में
1 ग्लास पानी पीना पड़ेगा, जिससे कि 24 घंटे में 20 से 22 ग्लास लिक्विड बने और दूध एक फ्लो में आए जो कि बच्चे को मिले। तब जाके डिमांड फीडिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी कम होगी। बच्चा अगर दूध ना मिले वो रोएगा, एक्सेसिव क्राइंग होगी, ठीक है, कोई शेड्यूल बन नहीं पाएगा, माँ एग्जॉस्ट हो जाएगी। तो अपनी खुद की भलाई के लिए ही मैं चाहूँगा कि हर माँ को लिक्विड्स लेने हैं और न्यूट्रिशन लेना है। न्यूट्रिशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दूध के लिए रॉ मटेरियल एक तो पानी है जो माँ पी रही है, दूसरा जो माँ खुराक ले रही है उसी खुराक से दूध बनना है जो बच्चे के शरीर में जाना है। बच्चे का एक बार पेट भर गया फिर वो क्यों रोएगा, फिर तो उसने सोना है। तो ये डिमांड फीडिंग कई बार 2, 3, 4 हफ्ते तक जारी रहती है और ऐसे देखा गया है कई मदर्स ने सक्सेसफुली 3 हफ्ते के बाद, जो कि एक समय माना जाता है एक सक्सेसफुल लैक्टेशन को स्टैब्लिश होने में 3 हफ्ते का वक्त लग सकता है, उसके बाद कई माएँ जो कि ये सब चीज़ें कर रही हैं रिपोर्ट करती हैं कि अब बच्चा हर घंटे में नहीं, हर 3 घंटे में दूध मांग रहा है, दूध पीता है, 3 घंटे के लिए सो जाता है और काफ़ी मात्रा में सूसू पॉटी कर रहा है और उसकी ग्रोथ भी होती नज़र आ रही है। ये है सक्सेसफुल फीडिंग। और ऐसे में कई माएँ डिमांड फीडिंग के बाद हम भी उन्हें यही प्रोत्साहित करते हैं कि अब आप एक शेड्यूल बनाने की कोशिश करें, बच्चे की ज़िंदगी में थोड़ा डिसिप्लिन लाने की कोशिश करें। साइंस में ये कंट्रोवर्सी ज़रूर है कि क्या हम 1 महीने के बच्चे में डिसिप्लिन लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये कहा गया है कि अगर हम किसी भी बच्चे को एक डिसिप्लिन तरीके से एक शेड्यूल्ड फीडिंग में नहीं डालेंगे तो लेटर ऑन यही माँ और बच्चा जो जोड़ा है, माँ एग्जॉस्ट होने वाली ही है और ये माएँ आगे जाकर अपने दूध को बंद करके ऊपर का दूध शुरू करने की कोशिश करते हैं। और जैसे कि साइंस कहती है कि माँ का दूध ही बच्चे के लिए सबसे बढ़िया दूध है, तो एक ये फेलियर ऑफ लैक्टेशन कह लीजिए, एग्जॉशन ऑफ मदर कह लीजिए और अर्ली स्टार्टिंग ऑफ फीड अदर देन मदर्स मिल्क कह लो, ये हो जाता है। तो मैं ऐसे में अगर हमने थोड़ी सी भी अटेम्प्ट डाली, थोड़ी सी सख्ती बरत ली, ये कह लीजिए, ठीक है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर माँ अपना लिक्विड इंटेक और न्यूट्रिशन अच्छा रखे, ये अचीव कर पाते हैं और इसके कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स बच्चे की हेल्थ या बच्चे के न्यूरो डेवलपमेंट पे नहीं देखे गए हैं। 6 महीने का वक्त जो है, 6 महीने पे तो मान लिया साइंस ने कि हमने बच्चे को शेड्यूल में डालना ही डालना है। अब रह गई वक्त 1 महीने से 6 महीने के बीच का जो वक्त है, उसमें भी जब माँ समझती है कि हाँ, मैं हर 15-15 मिनट बच्चे को स्ट्रेच करूं और एक शेड्यूल बनाने की कोशिश करूं, उसी में दोनों माँ बच्चे की भलाई है। तो ये है शेड्यूल फीडिंग वर्सेस डिमांड फीडिंग का कंसेप्ट। और अगर बच्चा फिर भी रो रहा है, हर 1-2 घंटे में रोता रहता है, तो उसकी कुछ और वजह हो सकती है? देखिए, बच्चा क्यों रोता है, एक्सेसिव क्राइंग क्यों होती है? सबसे पहली चीज़ भूख। नंबर 2, क्या बच्चा ठंडा है, क्या बच्चा गर्म है, क्या बच्चा गीला है और आपका जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर है वो कैसा है, ये कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, जो बच्चा रो के हटा है उसने काफ़ी सारी हवा अंदर ले ली है और वो हवा मीन्स विंड, गैस, वो बच्चे को तंग करेगी ही करेगी। प्लस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो माँ अपनी डाइट में लेती है जो बच्चे को तंग करती हैं, जिसमें कि कुछ चीज़ें ट्रेडिशनली माना गया है कि जो दालें जिनमें गैस ज़्यादा बनती है, कुछ सब्जियां जिनमें गैस ज़्यादा बनती है, वो कि घर के कोई भी बुज़ुर्ग बता देंगे वाई वाली चीज़ें, वो जैसे ही मदर खाती है, कुछ एक्स्ट्रा मसाले हैं वो ले लिए, पानी की मात्रा कम कर दी, तो ऐसे में बच्चे को गैस ज़्यादा बनेगी और बच्चा रोएगा। यही कुछ कारण हैं। ये कहना कि बच्चा रो रहा है और वो हमेशा भूख की वजह से रो रहा है, ये गलत है। फिर भी अगर हम चाहते हैं कि इस बच्चे को रिलीफ दिया जाए, तो वंस अगेन मैं बार बार यही बात करता हूँ, मदर का लिक्विड इनटेक,
इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि माँ के खुली मात्रा में पानी पीने से और ये गैस वाली चीज़ें अवॉइड करके एक बैलेंस डाइट को लेने से जो दूध बनता है वो पतला पतला दूध होता है, जो कि बच्चा अच्छी तरह डाइजेस्ट करता है, उसको गैस कम बनती है, उसका पेट भरा रहता है, वो कंफर्टेबल रहता है, वो नहीं रोता। क्लोथिंग के कारण भी बच्चे रोते हैं? यस, तो यूनिवर्सली ये पाया गया है हिंदुस्तान में कि पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों को ओवर क्लोथ करते हैं। वो समझते हैं कि बच्चा जो है ओवर क्लोथ करना चाहिए क्योंकि बच्चे को ठंड लग जाएगी, जबकि हम कहते हैं कि बच्चे की टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट एक एडल्ट के बराबर होती है। बच्चे के पास में नेचुरल प्रोटेक्शन होता है ब्राउन फैट का, जो एडल्ट्स के पास नहीं होता है। तो देखा गया है कि बेबीज़ जो हैं विंटर को या कोल्ड टेम्परेचर को काफ़ी अच्छी तरह से टॉलरेट कर लेते हैं, इतने भी बुरे नहीं हैं जितने कि एडल्ट समझते हैं। एक रफ़ मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जितनी माँ की रिक्वायरमेंट है उससे एक लेयर ज़्यादा बच्चे को ज़रूरत होती है। जब विंटर शुरू हो रही होती है उस टाइम हम कहते हैं कि बच्चे के सर पे टोपी और पाँव में आप जुराबें पहना दीजिए, और जब एक्सट्रीम विंटर होती है तो हम कहते हैं माँ की जितनी रिक्वायरमेंट उससे एक लेयर ज़्यादा जुराबें, टोपी और एक आप रैप दे दे बच्चे को और माँ अपने पास रखे। दिस इज़ द आइडियल क्लोथिंग फॉर द बेबी। ये देखा गया है कई बार कि सर्दियाँ जा चुकी हैं पर बच्चे को क्लोथ चल रहे होते हैं, उसमें बच्चे आते हैं जो बहुत इरिटेबल होते हैं, जिनके शरीर में रैश बना होता है। फिर हम पेरेंट्स को दिखाते हैं टेम्परेचर बच्चे का नाप कर कि ये देखिए बच्चे के पेट का टेम्परेचर और ये बच्चे के चेहरे का टेम्परेचर, आप देखिए ये 99 और 100 डिग्री आ रहा है जबकि बच्चे को बुखार नहीं है। सो 100 डिग्री टेम्परेचर पेट का इज सर्टनली एबनॉर्मल। तो ओवर क्लोथिंग इज़ ए यूनिवर्सल फिनोमिनन, उसे भी हमें अवॉइड करना है। मतलब कुछ तो रैशनल अपनाएंगे हम। कई बार बच्चे 6-6, 8-8 स्वेटर में होते हैं और 6-6, 8-8 लेयर उनके ऊपर दिए होते हैं एक्सट्रीम विंटर में। वो इन नहीं सब करना। चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। स्वैडलिंग, जो बच्चे को रैप करते हैं। स्वैडलिंग के पीछे भी बहुत कुछ हिस्ट्री है। कहा जाता है कि जब बच्चे को हम स्वॉडल करते हैं तो हम बच्चे को माँ के गर्भ का एनवायरनमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा टाइटली जैसे माँ के गर्भ में होता है हम उसी तरीके से उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ हद तक स्वॉडलिंग से जो बच्चा सोने लगा है वो हिलना, कांपना और चौंकना बंद करता है और वो सो पाता है। तो स्वॉडलिंग वहाँ तक तो बच्चे की मदद करती है कि बच्चा डीप स्लीप में चला जाता है, अपनी स्लीप एंजॉय करता है, थोड़ा लंबा सोता है, ठीक है। पर स्वॉडलिंग के नुकसान क्या है? तो ये कहा जाता है जैसे ही बच्चा 8 हफ्ते से ऊपर निकल गया, स्वॉडलिंग जब हम करते हैं तो कई बार बच्चे का रेस्पिरेशन भी थोड़ा, आफ्टर ऑल इतना टाइट बांध दिया है, बच्चा जो है सांस चेस्ट फुला के लेता है तो पूरी तरह वो नहीं ले पाता। और कई बार ऐसा बच्चा अगर कोई चोकिंग सी हो रही है तो उसमें रेस्पॉन्ड नहीं कर पाता, और ऐसा बच्चा अगर उल्टा हो गया नींद में तो वो सीधा नहीं हो पाएगा। देन कम्स जो सिड्स है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम का एक कारण एक्सेसिव स्वॉडलिंग है। और प्लस स्वॉडलिंग से हिप डिसलोकेशन भी देखा गया है, स्पेशली जब टाइट स्वॉडलिंग की जाती है। तो इतने सब कुछ फ़ायदे नहीं हैं जितने कि गिनाए जाते हैं। मैंने आपको नुकसान गिना दिए हैं, तो इसी करनी से है। समझ आ रहा है कि स्वैडलिंग को अवॉइड अगर कर सके तो बेहतर। हाँ, और कुछ टाइम तक, कुछ वक्त तक कर ली ठीक है, बट देन लगातार बहुत टाइट, बहुत मल्टीपल लेयर्स में ना करें। बच्चा गर्म भी होता है, एक और नुकसान उसका वो भी है। तो इतने फ़ायदे नहीं है जितने कहे जाते हैं।